एवरीवन आप हेलो एवरीवन, आप लोगों का हम एक बार फिर से नॉलेज मंत्रा में स्वागत करते हैं। आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताया था कि नॉन मेटल जो होता है वो आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है और इसके बाद ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है और ये आघातवर्धनीय नहीं होता है। यदि इसे हैमर से तो चोट पहुंचाया जाए अधातु में तो ये टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है या ये आपका ज़्यादातर मोस्टली गैसीय फॉर्म में होता है, जबकि इसमें एक अपवाद होता है मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसमें भी दो अपवाद होते हैं, एक आपका डायमंड होता है और एक कार्बन होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसके बाद एक आपका ब्रोमीन होता है, इसमें वो भी अधातु में आता है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये अपवाद भी कुछ याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद हमने मेटल में एग्जाम्पल दिया था सोना का, औरम का, अर्जेंटीनम का, कापर का, इसके बाद आयरन का और इसके बाद मैग्नीशियम का। इन सब का बोला था कि जो मेटल होते हैं लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जबकि जो धातु होते हैं पीरियाडिक टेबल में वो राइट हैंड साइड होते हैं। और यदि आपको धातु में सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है और धातु में पूछा जाए तो आपको टंगस्टन बताना था। यदि कोई सबसे ज़्यादा धातु में या फिर कोई तत्व पूछा जाए तो वहाँ पे डायमंड को बताना था। 4600 कुछ समथिंग था इसका मेल्टिंग टेम्परेचर और इसका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड था मेल्टिंग पॉइंट। ये हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बता दिए थे। मेटल के बारे में हम लगभग सारा आप लोगों को डिटेल में बता दिए थे। आज हम नॉन मेटल के बारे में बताने जा रहे हैं। नॉन मेटल में पहला तत्व आता है हाइड्रोजन, जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था और उसका नाम लवेसियर ने रखा था। खोज कौन किया था? एस फॉर हाइड्रोजन, एस फॉर हेनरी कैवेंडिश। नाम किसने रखा था? लवेसियर ने रखा था। पीरियाडिक टेबल में फिक्स प्लेस नहीं होता है, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। इसका अभी तक पीरियाडिक टेबल में स्थान फिक्स नहीं हो पाया है और इसके बाद इसीलिए इसको आवारा तत्व भी कहते हैं। सन स्टार में हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? हीलियम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 3 भाग में रहता है सूर्य में, सन में, सूर्य में और तारों में। जो हाइड्रोजन होता है वो 1/3 पार्ट में रहता है। 1/3 पार्ट में एक पार्ट में क्या रहता है? हीलियम रहता है, हीलियम रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये धीरे धीरे हीलियम के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है दिन प्रतिदिन। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की भी एक अवधि होगी जो जिस दिन सूर्य पूरी तरीके से हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तभी हमको प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है सूर्य। तो हाइड्रो और तारे भी इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो तब प्रकाश उत्पन्न। तो हाइड्रोजन धीरे धीरे समाप्त होगा, धीरे धीरे इसका अनुपात कम होता जाएगा। आप देखेंगे कुछ 1000 साल बाद जो हाइड्रोजन का अनुपात होगा वो कम हो जाएगा, 2:1। एक समय आएगा 2:2 हो जाएगा, यानी हीलियम में एक भाग और कन्वर्ट हो चुका रहेगा। इसे कहा जाता है सूर्य की भी एक अवधि है हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम में कन्वर्ट होता है तो हमको प्रकाश, लाइट, सन, आग उत्पन्न होती है जो हमको लाइट के फॉर्म में धरती पे मिलता है। देखिए इसके बाद ये हाइड्रोजन के ये कुछ फैक्ट थे आप लोगों को हम बता दिए। इसके बाद देखिए फ्यूचर फ्यूल, इसको क्या कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यदि क्योंकि हम लोग जानते हैं कोयला भी एक सीमित मात्रा में है और यूरेनियम भी एक सीमित मात्रा में है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में उपलब्ध है। इसलिए फ्यूचर में इसी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आजकल देखेंगे सोलर पैनल वगैरह लगा के हम लोग ईंधन का यूज करते हैं, प्रकाश, लाइट और सबका यूज करते हैं, क्योंकि कोयले से बिजली उत्पन्न होती है। कोयला एक सीमित मात्रा में है, लेकिन जबकि हाइड्रोजन सूर्य जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये भविष्य में ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। आज भी किया जाता है जब काफ़ी जगहों पे। अब धीरे धीरे उसका बढ़ावा भी गवर्नमेंट दे रही है, जिससे कोई पर्यावरण में पॉल्यूशन भी नहीं फैलता है। और ये देखिए फ्यूचर ईंधन कहा जाता है। ये आशा की धातु किसे कहा जाता है? देखिए आशा की धातु, भविष्य का ईंधन, ये सब पूछा जाता है। तो आप आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है, जिसे केक भी कहा जाता है किसी यूरेनियम को।
और इसके बाद देखिए लाइटेस्ट एलिमेंट, ये सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे हल्का तत्व पूछ लिया तो किसको आपको टिक करना है, हाइड्रोजन का। एटॉमिक वेट कितना होता है, 1.008। एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 1.008। जिसे इसके आइसोटोप्स, एक आइसोटोप्स होता है, एक आइसोट्रॉप्स होता है। आइसोटोप्स और एक क्या होता है, आइसोट्रॉप्स होता है। ट्रॉप्स ट्रॉप्स इसे समभारिक कहा जाता है, इसे समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, और समभारिक में क्या होगा, परमाणु भार समान होगा या द्रव्यमान संख्या समान होगा। देखिए इसके समस्थानिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक प्रोटियम बोला जाता है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए यहाँ पे भी परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। देखिए एटॉमिक नंबर नो चेंज, यानी परमाणु क्रमांक में कोई चेंज नहीं होता है, और द्रव्यमान भार इसमें चेंज रहता है आइसोटोप्स में, समस्थानिक में। जबकि इसमें परमाणु भार समान रहेगा, परमाणु भार समान रहेगा समभारिक में, और परमाणु क्रमांक भिन्न रहेगा। देखिए ये आपका प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। देखिए प्रोटियम का यूज कहाँ किया, ड्यूटेरियम का यूज इसको YO2 में जलाने पर ड्यूटियो प्राप्त होता है। इसको YO2 में जलाने पे, ड्यूटेरियम को YO2 में वायु में जलाने पर ड्यूटियो प्राप्त होता है, जिसकी खोज SC यूरी ने किया था। किसकी, कौन किया था। अच्छा सॉरी दोस्तों, हमने पिछली बार में आप लोगों को बताया था सोना के बारे में, जबकि वहाँ गलती से चांदी के बोल दिए थे कि 1 ग्राम चांदी को फैलाने पे 1-2 किलोमीटर वायर तैयार किया जा सकता है, जबकि नहीं। सोना को, 1 ग्राम सोना को यदि हम खींचें लंबे वायर के फार्म में, 2 किलोमीटर तक का वायर तैयार कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक सोना को, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। और यदि देखिए एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटियो का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 20 होती है, जबकि H2O का परमाणु द्रव्यमान संख्या 18 होती है। इसके बाद हम थोड़ा D2O H2O के बारे में जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आपको हम पिछले बताया भी थे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भारी जल का, जबकि नॉर्मल जल का, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि भारी जल का 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए यूज ऑफ D2O का यूज कहाँ किया जाता है, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन में, नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। एज ए मॉड्यूलेटर, मंदक के रूप में। जब न्यूट्रॉन ज़्यादा रूप में निकलने लगते हैं तो इसका यूज किया जाता है। एक ग्रेफाइट होता है, उसका भी मंदक के रूप में यूज किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का भी मंदक के रूप में यूज किया जाता है। देखिए हाइड्रोजन लाइटेस्ट हल्का धातु होता है, एक कलरलेस होता है, गंधहीन होता है, टेस्टलेस स्वादहीन होता है। यानी इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि यह बहुत हल्का होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, गंधहीन होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती है, ये स्वादहीन होता है। और ये देखिए न्यूट्रल, लिटमस पेपर पर प्रभाव नहीं डालता है। ये लिटमस पेपर न्यूट्रल जो होता है, और इसीलिए लिटमस पेपर पे प्रभाव नहीं डालता है। मोर उष्मीमान, इसका उष्मीमान बहुत ज़्यादा होता है, यानी 1 ग्राम हम यदि 1 ग्राम यदि हम हाइड्रोजन को बर्न करने पे 150 किलो जूल, 150 किलो, यानी 150 किलो 10⁻³ जूल उष्मा हमको प्राप्त होगी। 150 किलो जूल हमको उष्मा प्राप्त होगी 1 ग्राम, यानी 150 किलो जूल प्रति ग्राम प्राप्त होता है। यानी 1 ग्राम को जलाने पे 150 किलोग्राम जूल उष्मा प्राप्त होती है। नवजात हाइड्रोजन जो होता है, जो शिशु हाइड्रोजन, जो नया निर्मित हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हम आपको बताएं, हाइड्रोजन हमेशा कन्वर्ट होकर हीलियम के फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है सूर्य में। और ये जो नवजात जो नया हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ हीलियम में, तुरंत ही तत्काल में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपाउंड पानी होता है, बहुत अच्छा हाइड्रोजन का कंपाउंड जो हाइड्रोजन से मिला हुआ चीज़ होता है पानी होता है। तीनों फार्म, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों फार्म में होता है, जैसा आप जानते ही हैं। देखिए और इसके बाद हाइड्रोजन की क्या विशेषता होती है, हाइड्रोजन के कंपाउंड एक और होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्यंजक, इसका यूज बहुत जगह किया जाता है, व्यंजक के रूप में किया जाता है, वॉल पेंटिंग, दीवार पेंटिंग में किया जाता है। इसका स्प्रिट, चोट लगने पे जली दवा जो होती है, स्प्रिट हम लोग मारते हैं,
उसमें भी H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। कीटाणुनाशक में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज होता है। लिक्विड हाइड्रोजन और परऑक्साइड यूज टू रॉकेट प्रोपेलेंट में, यानी प्रणोदक के रूप में, रॉकेट के प्रणोदक के रूप में भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम अधातु लेते हैं आपका O2। नेक्स्ट अधातु लेते हैं O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राण की आयु कहा जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ही ब्रीथिंग करते हैं। जो सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, जो ब्रीथिंग क्रिया करते हैं वो ऑक्सीजन का ही फॉर्म रहता है। बिल्डिंग में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। रिस्पायरेटरी में भी जो आपको बोल रहे हैं, सो रिस्पायरेटरी में भी यानी श्वसन प्रक्रिया में भी आपका ऑक्सीजन प्रयोग, ऑक्सीडेशन में भी आपका O2 प्रयोग किया जाता है। इन्वायरमेंट में भी वातावरण में भी हमारे 21% आपका ऑक्सीजन होता है। इन्वायरमेंट में कितना ऑक्सीजन होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21%। हमारे वातावरण में कितना ऑक्सीजन होता है ये पूछ लेगा तो आपको कितना बताना पड़ेगा? 21% होता है। देखिए, और इसके बाद हाइड्रोजन PbO2 आग लगाती है, यानी ब्लड में भी हमारे ऑक्सीजन होता है। और आपका खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। किसने ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। और इसके बाद देखिए आगे, हीमोग्लोबिन में भी, ब्लड में भी आपका ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिसको HbO2 के फॉर्म में होती है। O2 का देखिए क्या होता है, यदि प्लस माइनस 2 चार्ज लगा हुआ तो ऑक्साइड। आपको हमने बताया था जो अधातुएँ होती हैं, जो अधातु होती है वो हमेशा क्या होता है? माइनस निगेटिव होते हैं, हमेशा ऋणी होते हैं। और जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, वो हमेशा धनात्मक होते हैं। यदि इस पे -2 चार्ज लगा हुआ है ऑक्सीजन पे तो ऑक्साइड बोलेंगे। 1 चार्ज लगा हुआ है तो पर ऑक्साइड बोलेंगे। 2 हाफ लगा हुआ है चार्ज तो सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है ऑक्सीजन का? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग में, सांस लेने में, कृत्रिम सांस लेने में भी इसका उपयोग किया जाता है। गोताखोर ले जाते हैं, गोताखोर जो पानी में डुबकी लगा के गोताखोर होते हैं, वो लोग भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम का टैंक लेके अपने साथ लगा के जाते हैं, उसी से सांस लेते हैं पानी के अंदर। और न्यूट्रल होता है, ये उदासीन भी होता है, आपको बताएं। और इसके बाद देखिए एलोट्रॉप्स, ये अपर रूप होता है। अपर रूप जैसे कार्बन का अपर रूप हीरा हो गया, डायमंड। और इसके बाद कार्बन का अपर रूप टंगस्टन भी कार्बन का अपर रूप ही होता है। टंगस्टन शायद नहीं होता है, डायमंड होता है, ये तो कन्फर्म है कार्बन का अपर रूप। ऐसे इसका ऑक्सीजन का अपर रूप ओजोन होता है, O3 ओजोन। देखिए ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई एटॉमिक यानी 3 आइटम से बन के रहता है। ओ 3 बार है तो इसे ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। सड़ी हुई मछली की गंध होती है। ओजोन की कैसी गंध होती है? सड़ी जैसी मछली जैसे दुर्गंध देती है वैसे ही गंध होती है। समताप मंडल में पाया जाता है। अच्छा, समताप मंडल, आप समताप मंडल में आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी हो गया तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका भूमंडल होता है, भूमंडल होता है। इसके बाद क्या होता है? समताप मंडल होता है। इसके बाद क्या होता है? मध्यमंडल होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आयन मंडल होता है। और इसके बाद क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। देखिए यहाँ पे जो भूमंडल होता है इसमें क्या होते हैं? भूमंडल में आपका जैसे भूमंडल में जो हम लोग तारा वारा देखते हैं, जो दिखाई पड़ता है भूमंडल में देखते हैं तो भूमंडल का। और समताप मंडल, यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह चलाना बहुत आसान सही जगह माना जाता है। यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह चलाया जाता है समताप। यहीं पे आपका ओजोन होता है, ओजोन होता है। ओजोन किस काम में आता है? एक ओजोन का और काम होता है कि ये जो ओजोन परत होती है ये हमारा धीरे धीरे क्षय हो रही है। इसको डाप्सन में नापते हैं। देखिए डाप्सन में नापते हैं, ओजोन धीरे धीरे क्षय हो रही है, क्योंकि जो पॉलीथीन वगैरह होता है वो गलता नहीं है, वो जाके आपका पर्यावरण को दूषित करता है। पर्यावरण की वो पॉल्यूशन की वजह से ही ओजोन परत छिद्रित हो रही है। और ये ओजोन परत हमारे क्या करती है? सूर्य के प्रकाश में कुछ
अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जिसको ये क्या करती है, रोक लेती है, यहीं पे रोक लेती है। अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य, यहाँ पे सूर्य होते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ सूर्य रहता है, तो इससे निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को ये समताप मंडल में रहता है ओजोन परत, ये रोक लेता है, हमारे शरीर तक नहीं आने देता, नहीं तो इससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होने का चांस रहता है। देखिए वो यूवी अल्ट्रावायलेट की पराबैंगनी किरणें जिसे बोलते हैं उसको बचाती है। इसकी मोटाई डाप्सन यूनिट से नापी जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम नॉन मेटल लेंगे, नाइट्रोजन। नेक्स्ट नॉन मेटल है नाइट्रोजन, 7N, और ये आपका वैलेंसी 3 हो -3 होगा। देखिए वैलेंसी भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, वैलेंसी क्या, जैसे मान लीजिए N7 है तो परमाणु क्रमांक से ही देखा जाता है, तो पहले कक्षे में 2 फिर 5, तो एक को 2 लेना। यदि देखिए क्या होता है, पहले कक्षे में इसका एक सूत्र होता है 2N2। यदि हम एक पहले कक्षे के लिए 1 रखेंगे तो 2 गुणित्य 1 के पावर 2 इक्वल टू 2 आ गया। दूसरे कक्षक के लिए 2 गुणित्य 2 के पावर 2 बराबर 8 आ गया। इसी प्रकार तीसरे कक्षक के लिए किया, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 5 निकालना आसान रहेगा कि 3 लेना, 3 लेना आसान रहेगा ना, तो ये 3 ले लेगा, तो इसका मतलब -3 चार्ज रहेगा, इसके ऊपर -3 चार्ज रहेगा। और वैसे भी आप लोगों को पता है नॉन मेटल जो होता है वो रेडायन फार्म में होता है, 3 लेना आसान रहेगा, 5 निकालना आसान नहीं रहेगा। और 8 फार्म में होना चाहिए दूसरे कक्षक में, लेकिन इसको 3 घट रहा है, तो किसी से उधार लेगा, किसी से उधार लेगा तो इसके ऊपर ऋणी हो जाएगा। कितने का ऋणी हो जाएगा, 3 का ऋणी हो जाएगा, तो -3। ये आप लोगों को याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। +5 भी हम ज़रूरत पड़ने +5 भी हम यदि ऑप्शन में दे दिए एग्जाम वगैरह में तो +5 भी हम टिक कर सकते हैं, लेकिन लेना -3 ज़्यादा कंफर्टेबल होगा क्योंकि ऋणायन होता है ये सब नॉन मेटल। अब खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था, 1772 में किया था। देखिए वातावरण में कितना प्रतिशत, हम देखिए वातावरण में ऑक्सीजन आपको पता है कितना पाया जाता है, 21% आपको लोगों को पता है। और वातावरण में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है, 78% पाया जाता है। इसके बाद देखिए ह्यूमन उत्सर्जन, रेस्पिरेटरी में भी, एक्सक्रीशन में भी नाइट्रोजन का यूज होता है। यूजफुल फॉर प्लांट्स, जो पौधे होते हैं वो भी नाइट्रोजन से फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रेट के फार्म में। इसके बाद देखिए चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन का कहाँ और यूज होता है, चिप्स पैकेट में जो चिप्स खाते हैं चिप्स वगैरह उसके पैकेट में नाइट्रोजन भरा रहता है जिससे चिप्स खराब ना हो, महदाए ना। इसके बाद नमी ना उसमें उत्पन्न हो। ऑटो व्हीकल में के टायर में, गाड़ियों के टायर में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आइसक्रीम बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका भी होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का, माइनस हो क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट -198 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए परागकरण में यानी पॉलिंग ग्रेन्स में, स्पर्म में, परागकण में, और उसके बाद शुक्राणु स्पर्म जो होते हैं, जो स्पर्म होते हैं उसमें भी आपका नाइट्रोजन होता है। और जीमेट्स में और ऑर्गन्स में भी, हमारे अंगों में भी नाइट्रोजन होता है। इसके बाद एरोप्लेन के टायर में गर्मियों में क्या भरा जाता है, गर्मियों में आप लोगों को नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन, जबकि ठंडियों में हीलियम भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय धातु होती है, थोड़ा क्रियाशील होती है, गर्म होती है, इसलिए इसको गर्मियों में ही भरा जाता है। और ठंडियों में किसको भरा जाता है, हीलियम को भरा जाता है। हीलियम अक्रिय गैस होती है इसलिए इसको हीलियम को गर्मियों में नहीं भरा जाता है, जबकि ठंडियों में हीलियम को भरा जाता है। इसके देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिफरेंस आप लोगों को बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। अपूर्ण दहन होता है, कार्बन हाफ O2 से CO प्राप्त होता है। पूर्ण दहन कंप्लीट कंबस्चन होता है, पूर्ण रूप से दहन होता है। C + O2 मिलके CO2 बनता है। यहाँ हाफ O2 था, यहाँ पूरा टोटली O2 था और मिलके CO2 बनता है।
देखिए मोर टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है। ये जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत जहरीला होता है। कभी आपने सुना होगा कि गोरसी और पुराने समय में बताया जाता था कि गोरसी ओरसी को ये सुलगाए हुए हैं तो उसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि इसमें कुछ कंडी वगैरह डाल के सुलगाया, उसके घर के अंदर जो धुआं होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्म ले लेती है। क्योंकि यदि घर का कमरा बंद कर दिया गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन कार्बन बाहर से आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ हाफ O2 रहेगा, जिससे और प्लस C कार्बन यहाँ से निकल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, CO फार्म में हो जाता है। और ये बहुत जहरीला गैस होता है, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हो, स्लीप निद्रकारी गैस, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। आदमी मर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उसके शरीर में अंदर नहीं जा पाएगा। और ये नो स्लीपी होता है, इसके ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। स्मोकिंग में निकलता है, जब सिगरेट लोग पीते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशन में इसका यूज होता है। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जब आप शीशी खोलेंगे कोल्ड ड्रिंक की तो आवाज़ आती है स्लैश से, छः से, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है जो तेज़ी से निकलती है, उसको भरा जाता है। और इसके बाद डीजल इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, डीजल इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और इसके बाद कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में, और ड्राई आइस सॉलिड CO2 मिल्ट नहीं होता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 जो होता है, जो लहास वहास होती है ना, सॉलिड CO2, इसी को सॉलिड CO2 के जरिए ही हम लहास वहास को बचा के रखते हैं, जिससे उसमें महक नहीं आती है, जिसे मेल्ट नहीं होता है, वो पिघलता नहीं। और देखिए उसके बाद प्राइमरी पॉल्यूशन गैस कहा जाता है, इसको प्राइमरी पॉल्यूशन गैस कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन गैस किसी को CO ही को कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कहा जाता है। इसके बाद देखिए वाटर गैस, दो प्रकार की गैस होती हैं, एक वाटर गैस होती है और एक आपका कौन सी गैस होती है, एक आपका प्रोड्यूसर गैस होती है, जिसे वाटर गैस को भाप अंगार गैस कहते हैं। इसमें क्या मिला रहता है, ये इम्पोर्टेंट है कि वाटर गैस में क्या क्या मिला रहता है, CO+H2 रहता है, CO+H2 रहता है। जबकि प्रोड्यूसर गैस वायु अंगार गैस में CO+N2 रहता है। CO2 की खोज किसने किया था, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने किया था, जोसेफ ब्लैक ने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने किया था, जोसेफ ब्लैक ने किया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट था, आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। भाप वाटर गैस में CO+H2 होता है, प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है प्रोड्यूसर, इसका ए भी एक ऑप्शन दे देगा, ए भी पूछ लेगा कि प्रोड्यूसर गैस किस का मिक्सर होता है, CO+H2 रहेगा, CO+N2 रहेगा, CO+H3 रहेगा, ऐसे ही दे देगा। तो आपको किसको पर टिक करना है, CO+N2 पर टिक करना है। देखिए इसके बाद हम अपर रूप बताते हैं आप लोगों को। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम। जो अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज रहेगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन एक जैसा ही करेंगे। जैसे आप लोगों को अपर रूप अभी हमने बताया है कि आप लोगों को जो अपर रूप होते हैं, जैसे अपर रूप बताए थे ना आप लोगों को, इसका किसका अपर रूप बताया है, आप लोगों को अपर रूप बताए हैं ओजोन, ऑक्सीजन का जो अपर रूप होता है वो ओजोन होता है। चलिए कार्बन एंड उसके कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों कार्बन एंड कंपाउंड्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड थोड़ा बड़ा है, कार्बन बहुत ज़्यादा फार्म में पाया जाता है। कार्बन का कंपाउंड केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड को। आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।